जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मेरे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है, जो इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका था। ये वीडियो दोनों कंबाइंड थे। वीडियो इतना लंबा था, टॉपिक इतना सेंसिटिव था कि इसका मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया था और आज ये पार्ट 2 पब्लिश होने जा रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो उसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ टॉपिक को कि क्रोशियन काउंसलेट के द्वारा अनफॉर्चुनेटली कुछ फ्रेंड्स को जो रिफ्यूज़ल लेटर मिले हैं और नंबर 8 पर मार्किंग होकर क्यों मिल रही है, तो इसी को आज भी जानेंगे कि नंबर 8 पर रिफ्यूज़ल क्यों आ रहा है, जबकि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे जेन्यून थे, आपकी कंपनी का वर्क परमिट भी जेन्यून है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे आपकी ओर से वो भी जेन्यून थे। उसके बावजूद भी रिफ्यूज़ल लेटर पर पॉइंट नंबर 8 क्यों दिया जा रहा है वर्तमान में। तो मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा फ्रेंड्स कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसने 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक 1500 वर्क परमिट इशू करवाए थे क्रोशिया में। तो उस कंपनी का क्या हुआ, 1 जनवरी से लेकर जुलाई 31 तक जितने भी वर्क परमिट का सबमिशन हुआ था उन सभी लोगों को वीज़ा मिल चुका था। अब उसके बाद हुआ क्या, अब खेल चालू हो चुका है। तो उसके बाद जिनके भी अगस्त मंथ में सबमिशन हुए, सितंबर मंथ में सबमिशन हुए, अक्टूबर मंथ में सबमिशन हुए और अभी जिनके नवंबर में हो चुके होंगे या दिसंबर में जिनके हो चुके होंगे या जनवरी में भी होने वाले होंगे या हो चुके होंगे, तो आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो जो जुलाई तक था उस कंपनी का रेशो था 100 में से 100% वीज़ा लगे। और जैसे ही जिन की फाइल का सबमिशन अगस्त मंथ में हुआ था तो कुछ 5-10 लोगों के रिफ्यूज़ल आए और फिर जैसे ही जिनके सितंबर मंथ में सबमिशन हुए थे तो ये जो रिफ्यूज़ल रेट था 15 से 20 लोगों को रिजेक्शन आया। फिर जिनके सबमिशन अक्टूबर मंथ में थे उसी कंपनी के कम से कम 50 से लेके 100 लोगों को रिफ्यूज़ल लेटर यानी रिजेक्शन लेटर मिल चुके हैं फ्रेंड्स। ये हकीकत है, ये एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ मैं आपको और समझा भी रहा हूँ। तो क्या हुआ है अब इसको फिर से समझेंगे। तो जिनके भी अब सबमिशन मान लीजिए अक्टूबर मंथ में हुए थे उसी कंपनी के, नवंबर मंथ में भी हुए हैं उसी कंपनी के, दिसंबर मंथ में भी हुए हैं और जनवरी मंथ में भी उस कंपनी के मान लीजिए सबमिशन हुए हैं, तो उनकी फाइल पर कितना इफेक्ट आएगा, उनका वीज़ा रेशो कितना है, मैं आपको मेरा अनुमान है मान लीजिएगा 50% लोगों को ही वीज़ा मिलेगा या उससे भी कम लोगों को ही वीज़ा मिलेगा। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए उस कंपनी के अक्टूबर में 50 फाइलों का सबमिशन है तो मात्र 10 लोगों को या 20 लोगों को वीज़ा मिलेगा, बाकी 30 फाइलें रिजेक्टेड हो जाएगी। ये मान कर चलिए, ये मेरा अनुमान है और यही ट्रेंड देखने में आ रहा है फ्रेंड्स। आपको मैं सच्चाई से रूबरू कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट नहीं करने आया। अब ये ट्रेंड हो चुका है। तो ये ट्रेंड भी क्यों हुआ है, पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्यों हो रहा है ये ट्रेंड। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, जैसे ही 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक उस कंपनी को 800 वीज़ा ग्रांट हुए सक्सेसफुली। 800 लोग क्रोशिया भी पहुंच गए, वो मित्र हमारे यानी आप और हम 800 लोग वहां पहुंच चुके थे। तो हम लोगों में से ही कुछ 10 से 20 बंदे तो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने बिना OIB नंबर जनरेट करवाए वो अपनी मनचाही कंट्री जो सोच के आए थे वहाँ जा चुके थे। बचे हुए 775 लोगों ने क्या किया, जो प्रोसेस होता है जैसे ही आप क्रोशिया पहुँचते हैं फ्रेंड्स तो आपका 72 घंटे के अंदर 3 दिन के अंदर आपका OIB नंबर जनरेट करवाती है कंपनी। नॉर्मली 3 दिन के अंदर आपका OIB नंबर वगैरह जनरेट होगा। और OIB नंबर को भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। OIB नंबर क्या होता है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में, भारत का ही मैं एग्जाम्पल दूंगा। अब हमारा आधार कार्ड यानी एक नेशनल आइडेंटिटी बन चुकी है। तो नेशनल आइडेंटिटी जो हमारी आधार कार्ड होती है वो सभी से लिंक करवा दी गई है, जैसे आपके पैन कार्ड से, आपके बैंक अकाउंट से, जो भी आपकी सब चीज़ें हैं उससे आधार कार्ड लिंक है। तो ऐसा ही एक क्रोशिया के अंदर OIB नंबर जनरेट होता है। उसी OIB नंबर के बिहाफ पर आपको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी आपको
मान लीजिए कुछ भी होता है तो OIB नंबर के थ्रू ही सब जानकारी मिल जाती है कि आप कितना टैक्स भर रहे हैं, आपको जो सोशल बेनिफिट्स लेना है यानी मेडिक्लेम लेना है, मेडिकल हेल्थ या जो भी आपको फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से लेना है, उस OIB नंबर के आधार पर ही आपका काम होता है। तो मान लीजिए जो 800 लोग पहुंचे थे, 10-15 लोग भाग भी गए बिना OIB नंबर करवाए, तो बचे हुए मान लीजिए मैं 50 लोगों को ही मानता हूं कि 50 लोग भी भाग चुके होंगे बिना OIB नंबर के, तो बचे हुए 750 लोगों का OIB नंबर जनरेट हुआ। और OIB नंबर जनरेट होने के बाद जब उनका TRC का प्रोसेस हुआ, कुछ मित्रों का उन्होंने TRC भी बनवाई बाकायदा, और उस कंपनी में 15 दिन, 1 महीना, किसी ने 2 महीना, किसी ने 3 महीना, किसी ने 6 महीने भी काम किया कंपनी में। कुछ ऐसे अच्छे लोग भी थे जिन्होंने 6-6 महीने कंपनी के साथ लॉयल रहे, और कुछ ऐसे थे जो 15 दिन 20 दिन बाद कंपनी को छोड़ चुके थे, या तो उनको वो इस कंडीशन के लिए प्रिपेयर नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर काम ही नहीं किया था इंडिया में, केवल 30 मार्क बन के पहुँच चुके थे कि हम तो क्रोशिया में जाके काम कर लेंगे, बाकी वो वहाँ जाकर अनसक्सेस हो गए। अपने जो उनकी सोच थी और वो उस काम पर खरे नहीं उतरे फ्रेंड्स। और जो कुछ फ्रेंड्स थे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने काम भी किया, वाकई में आज भी कंपनी के साथ हैं वो बंदे। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, इतने लोग जो क्रोशिया जा चुके थे, कंपनी की जो हर क्वार्टरली या 6 मंथ में या ईयरली, ऐसे तो टैक्स आपको बताना चाहूँगा, हर महीने ही टैक्स भरना पड़ता है कंपनी को, और कंपनी भी टैक्स नहीं भरती। आप जो वर्क कर रहे हैं तो कंपनी उसी में से डिडक्ट करके आपका टैक्स भरती है, क्रोशियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू के रूप में जाता है। तो जो 750 लोग मान लीजिए बचे थे, तो कंपनी की जब छानबीन की गई, पूरा डेटाबेस निकल आ गया कि हमने इनको 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई तक 700-800 वीज़ा दिए हैं, और अभी कंपनी की ओर से मात्र 150 लोगों का ही टैक्स भरा जा रहा है। तो वो क्यों भरा जा रहा है, बाकी के जो 600 लोग हैं या जो 50 लोग वो भी जोड़ लीजिए, तो उनका टैक्स कंपनी क्यों नहीं भर रही। तब उन्होंने ग्राउंड रियलिटी निकाली, पूरी खोजबीन की, पड़ताल की कंपनी की, तो पाया गया कि मान लीजिए उसमें से 150 लोगों ने जॉब स्विच भी कर लिया हो मान लीजिए, तो OIB नंबर से वो ट्रेस भी हो गए कि 150 लोग तो वर्तमान में कंपनी में काम कर रहे हैं, और 150 लोग उस जॉब से अनसेटिस्फाइड थे, उन्होंने जॉब को स्विच कर लिया। बचे हुए जो ये 500 लोग थे तो गए कहाँ, तो इसकी भी खोजबीन की गई। आपको बताना चाहूँगा जो शेनेगन ग्रुप है, इसकी 28वीं कंट्री बनी थी क्रोएशिया। तो फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। एक कंट्री है पुर्तगाल। पुर्तगाल में क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मालूम है, पुर्तगाल एक ऐसा हब है जो आपको 6 से 8 साल बाद आपको सिटीजनशिप दे देता है, वहाँ का PR दे देता है, वहाँ का पासपोर्ट दे देता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जितने भी इनलीगल माइग्रेशन कर रहे हैं वो सभी लोग ज़्यादातर 80% मान लो पुर्तगाल चले जाते हैं और अपने पेपर को लॉक करवाते हैं। पेपर लॉक करवाने के लिए बहुत ही उनका इजी प्रोसेस है पुर्तगीज गवर्नमेंट का, वो भी उनका एक बिजनेस बन चुका है। बताना चाहूँगा, जैसे ही कोई भी इनलीगल माइग्रेंट जाता है और अपने पेपर लॉक करवाता है, तो 6 से 8 टैक्स भरने के बाद वो एलिजिबल है, उसका TRC का प्रोसेस चालू हो जाता है। TRC का मतलब वही होता है, TRC बनने के बाद आपको वहाँ के सोशल बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाते हैं। सोशल बेनिफिट्स आप समझ चुके हैं, मैं इसको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा। तो TRC के प्रोसेस के बाद सोशल बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो पुर्तगाल गए थे लोग पेपर लॉक करवाने, उसमें से भी मान लीजिए 20 से 25% लोग ही पुर्तगाल में काम करते हैं, केवल पेपर लॉक करवाते हैं। वो अदर कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, नॉर्वे हो गया, आपका स्विट्जरलैंड हो गया, या जो उनकी मनचाही कंट्रीज हैं जहाँ पर उनके कुछ रिलेटिव्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या कुछ फ्रेंड्स हैं, वो उनके लिए पहले से ही सब अरेंजमेंट करके रखते हैं। खाली आप बोले वहाँ अपने पेपर लॉक करवाइए, आप यहाँ आकर काम करिए, हमने आपका सब प्रबंध कर रखा है। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, जो शेनेगन कंट्रीज है, आपको बताना चाहूँगा, जो पुर्तगाल भी है एक बिजनेस कर रहा है, वो भी उसको भी मालूम है कि हमारी कंट्रीज में लोग केवल पेपर लॉक करवाते हैं, तो उनको तो फ़ायदा है। जो आप 6 से 8 टैक्स भर रहे हैं
और जो 80% लोग तो वहाँ काम भी नहीं कर रहे हैं, तो 80% लोगों का टैक्स तो उनके पास आ रहा है रेवेन्यू के रूप में, तो उनको क्या बुरा लगेगा। ना तो उनको सोशल बेनिफिट्स देना है 80% लोगों को, खाली 20% लोगों को ही सोशल बेनिफिट्स देना है जो कि वहाँ पे एक्चुअल में काम कर रहे हैं। 80% लोग तो अदर कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो पुर्तगाल गवर्नमेंट भी क्यों नहीं चाहेगी, वो तो बोलती आइए वेलकम, हमारे वहाँ आइए, पेपर लॉक करिए, हम आपको 6 से 8 साल बाद पासपोर्ट देंगे। तो 6 से 8 साल तक केवल उन लोगों को तो अपना टैक्स ही टैक्स भरना है। तो ये बात तो एक तरफ हो गई, बाकी ये टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। मैं कोई अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको ये जानना भी जरूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या हो रहा है, जहाँ पर भी अदर कंट्रीज में ये इनलीगल माइग्रेंट्स डिटेक्ट हो रहे हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, नॉर्वे में, जहाँ पर भी, तो ये जो ग्रुप है 28 कंट्रियों का शेनेगन का, वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, वो नोटिस जारी कर रहे हैं क्रोएशिया इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि आपके ओर से इनलीगल माइग्रेशन बहुत हो रहा है, क्योंकि आपकी टीआरसी के लोग ही हमारी कंट्री में इनलीगल रूप से आ रहे हैं, तो आप इनको रोकिए। तो हुआ क्या, जब इतनी नोटिस आए क्रोएशियन गवर्नमेंट को अदर कंट्रीज की ओर से, आप इसको लॉजिकली माने या ना माने, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात भी है, इसका भी 10% इफेक्ट पड़ रहा है, 10% के ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो नोटिस आए हैं क्रोएशियन गवर्नमेंट को इन शेनेगन ग्रुप की ओर से कि आपकी ओर से इनलीगल माइग्रेशन हो रहा है, तो क्रोएशियन इंटीरियर मिनिस्टर डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ चुका है। समझ लीजिए, जो कंपनी है जिसने 1500 वर्क परमिट इशू करवा चुकी थी और उसके जो अब वो फाइल्स हैं अंडर प्रोसेस चल रही है, उस पर पूरा इम्पेक्ट पड़ चुका है और वो आपको देखने को मिल चुका होगा। मैंने समय समय पर आप लोगों को जागरूक किया है कि रिफ्यूज़ल रेट बढ़ चुका है कुछ कैटेगरीज में, अब तो कंस्ट्रक्शन में भी आ रहा है और दूसरी कैटेगरीज में भी आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि फूड डिलीवरी में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी आ रहा है। जो उन कंपनीज का आ रहा है, मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप डरिएगा मत। जिन कंपनी ने 1500 वर्क परमिट, एक एग्जांपल के तौर पे बताया है कि 1500 वर्क परमिट अप्लाई किए थे पिछले साल से लेकर पूरे पिछले साल में, तो उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और वो कंपनियां रडार पर है। मैं एक आपको बताना चाहूँगा, एक कंपनी ब्लैक लिस्ट होती है, अब वो कंपनियां रेड लिस्ट में आ चुकी है। रेड लिस्ट का मतलब समझिए, रडार पे आ चुकी है। अब इस कंपनी के जितने भी सबमिशन या वर्क परमिट का डिसीजन होगा, वो क्रोएशियन काउंसलेट के पास पहले से ही वो रेड लिस्ट जा चुकी है कि इस कंपनी को, आपको इस कंपनी की फाइल पर आपको किसी को भी वीज़ा नहीं देना है। जो वीज़ा देना है या तो 20% लोगों को देना है, या 30% या 40% या 50% ही वीज़ा पे डिसीजन लेना है। 50% फाइलों को आपको रिजेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 8 पर मार्किंग करके देना है, डेट्स इट। यही पूरा इसका सार है। जो क्रोएशियन इंटीरियर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, एक्शन मोड पे आ चुका है फ्रेंड्स, आप इसको माने या ना माने। तो जो उनको रेवेन्यू लॉस भी हुआ था क्रोएशियन गवर्नमेंट को, इसी के साथ मैं पॉइंट को इंक्लूड करूंगा। पिछले साल जैसे मान लीजिए क्रोएशियन गवर्नमेंट ने 1 लाख लोगों को वीज़ा दिया, वही क्रोएशिया कंट्री ने सभी के लिए दरवाजे खोले थे, अतिथि देवो भव, आप आइए हमारी कंट्री में काम करिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करिए, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में आप सहयोग करिए, आप आइए, वेलकम। तो लोग वहाँ बिल्कुल वेलकम, तो उनका स्वागत किया गया और हम और आप लोगों ने ही वहाँ जाकर ये सब जो गलत हरकतें की, गलत एक्शन लिए और उसका नतीजा अब आज जो मैंने देखा है, मेरा जो ये चैनल है 7 मंथ पुराना है, मैंने जो रिजेक्शन देखे थे आपके अगस्त में रिजेक्शन देखे थे, सितंबर में देखे थे, अक्टूबर में रिजेक्शन देखे, नवंबर में रिजेक्शन देखे, दिसंबर में देखे और जनवरी में देखे। तो अगस्त से लेकर जो मैंने अक्टूबर तक रिजेक्शन देखे थे वो 2 से 3% थे, जो नवंबर आते आते 10% पे जा चुका था, दिसंबर में तो वो प्रतिशत 15 हो चुका था। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, क्रोएशिया इंटीरियर डिपार्टमेंट एक्शन मोड पे आ चुका है। अब उन्होंने क्या कर चुका है, एक रेड लिस्ट नोटिफिकेशन के तौर पर अपनी काउंसलेट को भेज चुकी है
कि इतनी रेड लिस्ट कंपनियां हैं जिन्होंने 1500 वर्क परमिट अप्लाई कर रखे हैं, तो इनके आने वाली फाइल्स में से आपको या तो 50% लोगों को ही वीज़ा देना है, कुछ कंपनी के 40% लोगों को ही वीज़ा देना है, कुछ कंपनीज को केवल 30% लोगों को ही वीज़ा देना है, बाकी फाइल्स को आपको रिजेक्शन देना है, उनको वीज़ा ग्रांट नहीं करना है। यही हकीकत है फ्रेंड्स, क्योंकि क्रोशियन गवर्नमेंट को भी पता चल चुका है कि कुछ इसमें वो आप और हम तो दोषी है ही, और साथ ही साथ वहाँ की कंपनी भी दोषी है। उन्होंने भी इसको एक बिजनेस बना लिया था कि लोग आएंगे क्रोशिया, 2-3 महीने रुकेंगे या 6 महीने रुकेंगे और ये आगे जाएंगे तो हम फिर नई वैकेंसी निकालेंगे, और फिर ये चेन चलती गई और उन्होंने हर महीने 100 वर्क परमिट निकलवाए। कई बार उनको 150 वर्क परमिट मिले, कई बार 100 मिले, कई बार 200 वर्क परमिट हर महीने उस कंपनी ने इशू करवाए। ऐसा करके 1500 वर्क परमिट उस कंपनी को इशू हुए और 800 लोग भी जा चुके थे। अब बचे हुए जो 700 फाइलों पे आना है डिसीजन, तो उसमें से लगभग 300 से 400 फाइलों पे डिसीजन भी आ चुका है। 200 फाइलें, 250 फाइलें तो रिजेक्ट हो चुकी है, 150 लोगों को वीज़ा मिला है। अब बची हुई 300 फाइलें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उनका जो सक्सेस रेट है मेरे हिसाब से 30 से 40% होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। मैं आपको कुछ डरा नहीं रहा मित्रों, मैं आपको सच्चाई और वास्तविकता से आपको रूबरू और ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। कुछ आपको बताना चाहूँगा, 10% इफेक्ट और भी आ रहा है। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे इंडिया या नेपाल में क्या होता है, हम पर्टिकुलर एक ही स्किल में महारत होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं। बाकी क्रोशिया या यूरोपियन कंट्रीज़ का क्या है, काम करने का कल्चर बहुत अलग है। वहाँ पर एक ही पर्सन मल्टी स्किल होता है, वो स्टील फिक्सर भी होता है, शटरिंग कारपेंटर भी होता है और टाइल मेसन भी होता है। वो यानी एक काम को जिसने लिया है वो उसको शुरू से लेकर अंत तक वही काम एक ही पर्सन कर लेता है, और काम करने का तरीका बहुत जल्दी है। वो आप और हमसे बहुत जल्दी ही उस काम को फिनिश कर देते हैं। ऐसा मानकर चलिए, ये भी एक हमारे जो लोग गए हैं इंडिया से या नेपाल से या अदर कंट्री से, हम पर्टिकुलर एक ही स्किल के बंदे होते हैं, यानी एक ही स्किल पर हमारी कमांड होती है, हम दूसरा काम नहीं कर सकते। तो उनकी नज़रों में हम एक अनस्किल्ड ही प्रोफेशनल हैं, भले हमारे पास कितनी भी काबिलियत है। कोई फ्रेंड या रिलेटिव वहाँ पर हो तो उनसे पूछ लीजिए कि हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, और जो वहाँ पर काम कर रहे हैं पहले से ही क्रोशिया के अंदर यूरोपियन यूनियन के लोग या क्रोशियन लोकल लोग भी, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो ये अंतर आपको मालूम पड़ जाएगा। तो 5% इफेक्ट इसका भी आ रहा है। क्रोशियन एम्प्लॉयर हम लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। जब हमारा या तो वेरिफिकेशन जाता है, कुछ लोगों का जाता है, कुछ लोगों का नहीं जाता, तो वो नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। उनको आप या हम जैसे लोग नहीं चाहिए। साथ ही साथ 5% मैं आपको और बताना चाहूँगा, आपको इन चीज़ों का बुरा लगे, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत अलग है। हम भारतीयों का, नेपालियों का जो भी कल्चर है बहुत अलग है, और यूरोपियन लोगों का कल्चर बहुत अलग है फ्रेंड्स। तो हो क्या रहा है, जब भी उनके कुछ एनुअल फंक्शन होते हैं या जो भी वहाँ पर, जैसे अभी मान लीजिए जो न्यू ईयर की पार्टी हुई थी या आपकी क्रिसमस की पार्टी हुई थी, तो जो भी उनके फेस्टिवल होते हैं वो उनके फेस्टिवल में थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते हैं। और क्या हो रहा है, हम इंडियंस या नेपाली जो फॉरेन कंट्रीज से गए हैं उनके प्राइवेसी को हम थोड़ा सा, कहना चाहूँगा, भंग कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे प्रोग्राम्स में आइए। आने को लिए तो वो इनवाइट करते हैं, बाकी कुछ लोगों के द्वारा बेड्स कमेंट्स हो रहे हैं और गलत हरकतें हो रही है। मैं आपको क्या बताना चाहूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जो इस टाइप की काम हो रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्शन लिया गया है वहाँ के लोकल पर्सन्स के द्वारा। लोकल जो पर्सन्स हैं, क्रोशियन सिटीजन्स हैं, उनके द्वारा ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। वो जाकर पुलिस स्टेशन पे इस प्रकार की कंप्लेंट्स लिखवा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो क्रोशियंस पुलिस भी हम लोगों पे नाराज हो चुकी है, तो वो भी नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ पर आएँ और इस प्रकार की इलीगल या गलत हरकतें करें, वो लोग भी नहीं चाह रहे हैं। तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिशत प्रभाव पड़ रहा है हमारी फाइल्स पर। जो रिजेक्शन आ रहे हैं पॉइंट नंबर 8 पे, इस कारण भी आ रहे हैं।
मैं इसको थोड़ा सा लॉजिक मानता हूँ, ये कारण भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को माने ना माने, हम और आप सभी इसमें सहभागी हैं। जो पॉइंट नंबर 8 रिफ्यूज़ल के, साथ ही साथ क्रोशियन गवर्नमेंट जो चाह रही है वो आपके ऊपर तो डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रही, वो टारगेट कर रही उन बड़ी कंपनीज को जिन्होंने इतने वर्क परमिट अप्लाई किए थे। और क्रोएशिया गवर्नमेंट भी देख रही है कि 1 लाख लोगों को हमने वीज़ा दिया है, मात्र हमें अभी वर्तमान में 50,000 लोगों का ही टैक्स आ रहा है। तो उनके सामने ये सब चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर हो चुकी है, इसलिए उन्होंने अब बैरियर लगा दिए हैं, अपने जो डिसीजन देना चालू कर दिए हैं वो रिफ्यूज़ल के माध्यम से वो आपको मिल रहे हैं, वो डायरेक्टली आपको नहीं बता रही। उन्होंने एक्शन मोड ले लिया है, यानी एक्शन मोड में आ चुकी है। अब आने वाले समय में मान लीजिए क्रोएशिया का परसेंटेज, मेरा अनुमान है 80% ही रहेगा। कुछ कंपनीज पे तो ये 80% मानिए रिफ्यूज़ल वाला है, और टोटल अगर देखा जाए तो 80% वीज़ा है और 20% रिफ्यूज़ल। और कुछ कंपनीज पे तो 80% रिफ्यूज़ल 20% वीज़ा का रेशो हो चुका है। फ्रेंड्स, आप इसको स्वीकार करें तो ठीक है, चाहे तो न स्वीकार करें, ये आपकी चॉइस है। मेरा उद्देश्य यही है, आपको समय समय पर आपको अपनी जो ग्राउंड रियलिटी है उससे अवगत कराना। फ्रेंड्स, तो आप और जितने भी लोग, मैं यही आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद जो भी हमारे मित्र क्रोएशिया जाएंगे अपने कंपनी के साथ लॉयल रहेंगे। और साथ ही साथ में कुछ आपको इसी वीडियो में आपको हो सकता है कुछ चीज़ें, मेरी बातें बुरी लगेगी, बाकी बुरी बातें या जो कड़वी बातें होती हैं वो इंसान को बहुत ज़्यादा ही दिल को चुभती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें लॉजिकली और बताना चाहूँगा। जैसे ही आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊँगा, गल्फ़ कंट्रीज़ का क्या रूल है। अगर आप गल्फ़ कंट्री में किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, लीगली तौर पर तो वहाँ पर अनाउंसमेंट है, यानी वहाँ का लॉ है कि आप किसी भी एम्प्लॉयर का पासपोर्ट कस्टडी में नहीं रख सकते, ये लीगली तौर पर है। बाकी हकीकत यही है, जितने भी लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, आप दुबई में, सऊदी अरब, जहाँ पे भी जा रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ ऑल ओवर, तो आपका पासपोर्ट आपका एम्प्लॉयर कस्टडी में रख लेता है। आपको केवल इमरजेंसी जब होती है तभी आपका पासपोर्ट दिया जाता है, जब आपकी या तो छुट्टियां हो तभी आपको आपका पासपोर्ट हैंड ओवर किया जाता है। बाकी समय तक वो पासपोर्ट आपका कस्टडी में होता है उसी एम्प्लॉयर के पास, यानी गल्फ़ कंट्री के पास जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो यूरोप का कल्चर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पासपोर्ट आपके पास ही रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने थोड़े से रूल को स्ट्रिक्ट भी कर लिया है। वो अभी आपने देखा होगा कुछ कंसल्टेंसियाँ, कुछ एजेंसियाँ आपसे जो एक बॉन्ड भरवा रही है कि आप 1 साल तक उस कंपनी में ही काम करेंगे, जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, तो आपको उस कंपनी में ही काम करना है। वो बॉन्ड भरवा रही है आपसे, सिक्योरिटी के तौर पर आपसे चेक ले रही है कि आप जब तक उस कंपनी में काम कर रहे हैं तब तक आपका ये चेक है हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पे है, बॉन्ड के रूप में है, आप काम करेंगे। तो ये एक अच्छा कदम कहूँगा मैं उन एम्प्लॉयर्स के द्वारा जो इस प्रकार का आप और हम गलत कदम उठा रहे हैं। तो ये कदम उनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है। मैं इसको प्रमोट करूँगा कि एम्प्लॉयर्स को ऐसा जो रूल है बिल्कुल वाकई में लागू करना चाहिए कि आप लोग जो जा रहे हैं वो आपसे एक बॉन्ड भरवा लें, कि आपको इंडिया से ही एक बॉन्ड भरवा लें कि आप लोग हमारी कंपनी में आएंगे और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो दूसरी कंपनी में जॉब को स्विच करें, या हमारे साथ आप खुश हैं तो इसको आगे बढ़ा दें। तो ये एक सराहनीय कदम कहूँगा, सराहनीय पहल कहूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो का यही सार है कि आप और हम जो अब जाने वाले हैं, मैं उन सभी मित्रों से, सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी अब जाएं, जनवरी ख़त्म होने वाला है, तो जो भी अब जनवरी में जा चुके थे या जो दिसंबर में जा चुके थे, अगर वो क्रोएशिया के अंदर भी हैं तो आप उसी कंपनी में काम करिए, ताकि आने वाले जो आपके उसी कंपनी में आने वाले लोग हैं उनको वीज़ा मिले और आप ऐसा गलत कदम ना उठाएं। और आगे जाने वाले जो लोग भी हैं, फरवरी में जाएंगे, जो मार्च में जाएंगे, जो अप्रैल में जाएंगे, जिनको भी वीज़ा मिले, सभी को वीज़ा मिले, मेरी तो यही कामना है।
और वो भी अपनी कंपनी का साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पूरा करें, ताकि जो ये रिफ्यूज़ल रेट है थोड़ा सा कम हो जाए। फ्रेंड्स, मैं यही आशा करता हूँ आज का जो मेरा ये वीडियो था आप लोगों को थोड़ा सा, किसी को बहुत बुरा लगा होगा, किसी को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। सबकी अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी सपने हैं, तो आप अपने सपने जरूर साकार करिए। मुझे भी मालूम है क्रोएशिया में जो पे रेट्स हैं वो कम हैं, अदर कंट्रीज में ज़्यादा हैं। बाकी आप कम से कम 6 महीने साल भर अपना एक्सपीरियंस तो गेन करिए यूरोपियन कंट्रीज़ का, फिर आप आगे चाहें तो माइग्रेट होइए। बाकी आपकी जो इच्छा है वो आप ले सकते हैं, आपका जो डिसीजन है वो आपके हाथ में है। आप जैसा डिसीजन लेंगे उसका इफेक्ट, गलत डिसीजन लेंगे उसका इफेक्ट आपसे बाद में आने वाले लोगों पे पड़ रहा है, पड़ चुका है और पड़ेगा भी, समझ गए आप। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला जो ये जनवरी के कुछ दिन बचे हैं और फरवरी मंथ में लोगों को जो वीज़ा हैं ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो करता हूँ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।